हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे थे और लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने नेचुरल इकोसिस्टम कंप्लीट कर लिया था। नेचुरल इकोसिस्टम में जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने कंप्लीट कर लिया था। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, बायोम्स वगैरह के बारे में हमने बहुत डिटेल से समझा था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी से। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। डिफिनेशन समझेंगे, अल्फा बीटा डाइवर्सिटी क्या होती है, गामा डाइवर्सिटी क्या होती है, उसके अलावा की स्टोन स्पीसीज वगैरह के बारे में डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस देखनी है तो अनअकैडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। डिटेल जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। साथ ही साथ आप TT100 करके कूपन कोड है, आप यूज कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो सके अनअकैडमी के कोर्सेज पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हम आज पढ़ने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। आज से बायोडाइवर्सिटी की जितने कोर कॉन्सेप्ट है पहले पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स के बारे में समझेंगे, फिर करंट अफेयर्स में जो एनिमल्स थे उनको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। पिछले 1 सालों में जो करंट अफेयर्स में रहे हैं उन सबको डिटेल से समझेंगे और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स कवर करेंगे इसके। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस हैं जो पहले कवर करनी है। सबसे पहला जो सवाल है कि डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी क्या चीज होती है। सबसे पहला क्वेश्चन जो कोर क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी है क्या चीज, भाई पहले तो ये बताओ। तो देखो, बायो मतलब जैविक, डाइवर्सिटी मतलब विविधता। जैविक विविधता जिसमें जान हो, जो लिविंग हो उनके अंदर जो डाइवर्सिटी है उनको बताने का काम करता है बायोडाइवर्सिटी। अपने अगल बगल देखिए कितनी बायोडाइवर्सिटी वाली चीजें, कितने ऐसे हैं जिनमें जान है और वो अलग अलग हैं, एक दूसरे से भिन्न है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ह्यूमंस के अंदर तो जैसे कि मैं अलग हूं, आप अलग होंगे, पिताजी अलग होंगे, मम्मा अलग होंगी, वो एक स्पीसीज के अंदर वो अलग अलग डाइवर्सिटी हो। बट अदर बहुत सारी स्पीसीज हैं, उन सभी स्पीसीज के बीच में जो डिफरेंस है उसको बायोडाइवर्सिटी अध्ययन करने का काम करता है। जितने इंपॉर्टेंट लिविंग बीइंग है जैसे कि प्लांट्स, प्लांट एक अलग स्पीसीज है। तो प्लांट के अंदर बहुत सारी वेरिएशन है, ग्रास है, घास है, प्लांट है, बड़े वाले हैं, रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, टुंड्रा बायोम्स जब हम लोग पढ़ रहे थे तो टुंड्रा अलग टाइप के वहां पे कोनी फॉरेस्ट पाए गए थे। आप एनिमल्स में देखिए तो ह्यूमंस हैं, शेर है, भालू है, जिराफ है, गैड़ा है, बहुत सारे हैं। आप माइक्रोबियल एनिमल्स में चले जाइए, बहुत सारी बैक्टीरियाज है, स्प्रुलिना है, राइजोबियम है। तो अलग अलग जो डाइवर्सिटी है जीवित लोगों के बीच में, जैविक लोगों के बीच में जिनमें जान है, उनके बीच में जो डाइवर्सिटी है उसको अध्ययन करता है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा एग्जाम्पल था कि बायोडाइवर्सिटी क्या चीज होता है। डेफिनेशन के तौर पे आते हैं, समझते हैं कि कोशिश करते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स हैं, साथ ही साथ प्लांट, यहाँ पे देखिए अलग अलग जितने एनिमल्स हैं और साथ ही साथ प्लांट, which together make a good and healthy environment is called diversity. The existence of number of different kind of animal and plant. जो different kind of animal and plants हैं, उनके existence के कारण जो एक अच्छा environment, healthy environment बनता है, उसी को बोल देते हैं कि ये biodiversity है। कहीं पे कम एनिमल तो वहां पे लो बायोडाइवर्सिटी, कहीं पे ज्यादा एनिमल तो वहां पे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी। अगर मैं पूछूं आपसे कि अमेजन रेन फॉरेस्ट में ज्यादा डाइवर्सिटी या टुंड्रा रीजन में ज्यादा डाइवर्सिटी, तो बताइए कहां पर ज्यादा डाइवर्सिटी आपको दिखाई देगा। अब इसलिए सिंपल सी बात है, रेन फॉरेस्ट रीजन में बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे एनिमल्स, बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रोबियल्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो उन सबसे मिलके एनिमल्स में और जंतुओं में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारी वैरायटी होती है छोटे जानवरों की, गाय, बकरी, भैंस, गिलहरी, ये सब भी पाए जाते हैं। तो इनकी संख्या ज्यादा होती है रेन फॉरेस्ट रीजन में या इक्वेटोरियल रीजन में, जहां पर ज्यादा सनलाइट आता है। ज्यादा सनलाइट आने के कारण से अच्छी मात्रा में बारिश होने के नाते क्या होता है कि ज्यादा मात्रा में एनिमल्स यहाँ पे पनप पाते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो पाती है। जैसे टुंड्रा रीजन में चले जाइएगा तो वहां पे उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं होती, खाने के लिए भोजन नहीं होगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो जब स्ट्रगल करेंगे तो क्या होगा कि
ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा तो हो सकता है वो जिंदा ही ना रह पाए, तो मर जाए। तो धीरे धीरे बहुत सारे एनिमल्स एलिमिनेट हो जाते हैं वहाँ से जहाँ पर उनकी सर्वाइबिलिटी मुश्किल हो पाती है, जैसे कि टुंड्रा रीजन या जैसे कि डेजर्ट रीजन। डेजर्ट रीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट रहता है, खाने के लिए चीज़ें नहीं अवेलेबल रहती हैं तो वो मर जाते हैं, ठीक है। पीने के लिए पानी नहीं रहता है तो मर जाते हैं। बहुत लोग सर्वाइव कर, कंगारू कंगारू सर्वाइव कर गया, क्यों? क्योंकि उसको बहुत, उसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा बन गया कि कम पानी में वो जिंदा रह सकता है। लेकिन बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया होगा लेकिन वो जिंदा नहीं रह पाए। जिन्होंने स्ट्रगल किया पानी के कारण से, क्या चलो ठीक है अपना शरीर बनाने की इसको क्या बोलते हैं, एडॉप्टेशन बोलते हैं, कि उन्होंने अडॉप्ट करने की कोशिश करी। बट चूंकि सक्सेशन पीरियड में, सक्सेशन भी मैंने आपको पढ़ाया है, इकोलॉजिकल सक्सेशन पीरियड में जो लड़ा और जो जिंदा रह पाया वही बचा। सिंपल सी बात है। जैसे अब एग्जाम पीरियड में है, बहुत लोग, लाखों लोग एग्जाम देते हैं, जो लड़ा अंतिम तक लड़ा, अच्छे से लड़ा, खूब अच्छी पढ़ाई करी, अवेलेबल कराया रिसोर्सेस अपने लिए, पढ़ा, मेहनत किया तो वो आगे निकल गया। जो लोग पढ़े नहीं, कम पढ़े, कम मेहनत कर पाए, उनके लिए रिसोर्सेस कम अवेलेबल नहीं, एग्जाम ने एलिमिनेट कर दिया। सेम इसी प्रकार से नेचर में भी ऐसे ही होता है। ये सब चीजें हमने नेचर से ही सीखी हैं। एग्जाम प्रोसेस भी हमने नेचर से सीखा है। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है? एग्जाम ही तो हो रहा है, किसका? एनिमल्स का। किस लिए? जो 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 सक्षम हो जिंदा रहे, जो सक्षम नहीं हो मर जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये इन सब का अध्ययन करता है। तो अब देखो, कोई पूछ ले कि एक बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्या जेनेटिक वेरिएशन का अध्ययन किया जाएगा? जेनेटिक वेरिएशन का अध्ययन किया जाएगा। पेन का कलर बदल लेता हूं थोड़ा। जेनेटिक वेरिएशन का अध्ययन किया जाएगा? बताइए, क्या जेनेटिक वेरिएशन का अध्ययन किया जाएगा? यस, जेनेटिक वेरिएशन का भी अध्ययन किया जाता है। जैसे गिलहरी की बहुत सारी प्रजातियां होती है, एक फर वाली गिलहरी होती है, एक बिना फर वाली गिलहरी होती है। एक बहुत ज्यादा बाल होता है गिलहरी में, एक दूसरी गिलहरी कम बाल वाली होती है। तो क्या बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत उनको अध्ययन किया जाएगा? जी बिल्कुल किया जाएगा। जेनेटिक वेरिएशन का जो डिफरेंस होता है, इसीलिए कहते हैं कि यार वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज थी या वो एक पर्टिकुलर जेनेटिक वैरायटी वाला एनिमल था, वो मर गया। चावल के कम से कम 5 लाख वैरायटी है, जिसमें अब मात्र 5 से 6 हजार वैरायटी बची हुई है। क्यों? और सारी वैरायटी क्या हो गई? मर गई। किस लिए? बहुत सारा इन्वायरमेंटल चेंजेस के चलते वो मर गई वैरायटी। तो इसको क्या हम काउंट नहीं करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस नहीं हुआ? यस बिल्कुल, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया। समझने की कोशिश करिए, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया। ढेर सारे जीव जंतु थे, लेकिन वो जीव जंतुओं की कमी हुई संख्या में, तो वो जो संख्या में कमी हो रही तो उसको क्या बोल देते हैं? बायोडाइवर्सिटी का लॉस। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि बायोडाइवर्सिटी घटती ही रह रही है। अब ये समझ लो कि जब शुरू हुआ होगा ह्यूमंस का आना और एनिमल्स का बनना, जब शुरू ही हुआ होगा तो तब भी बहुत सारा जो है बहुत, तब उस टाइम तो बहुत सारे एनिमल्स थे, लेकिन धीरे धीरे करके ये कम होते चले गए और आज बहुत कम हो गए हैं। समस्या ये है कि इनको भी बचा ले जाएं हम। इनको भी बचा ले जाएं, क्योंकि समस्या अब ये खड़ी हो गई है कि इंसान अपने चक्कर में दूसरे जो अदर ऑर्गेनिज्म है या लिविंग बीइंग है उनको जिंदा नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे प्लांट, पेड़ों को काट रहे हैं, वो भी तो एक वैरायटी है। पेड़ों को हम काट रहे हैं, बहुत सारे पेड़ लगातार मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि हम अपनी रिक्वायरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? अपनी रिक्वायरमेंट के लिए उनको काट रहे हैं, उनको अपने रिक्वायरमेंट के काट रहे हैं। इस चक्कर में वो लगातार कम हो रहे हैं। बहुत सारे एनिमल्स को हम खा रहे हैं तो उनकी भी संख्या कम हो रही, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। गिद्ध हमारे कारणों से, वल्चर्स हमारे कारणों से कम हो रहे हैं, क्योंकि हमने दवाइयां जो खिलाई गायों को, उन गायों को दवाइयां खिलाने के कारण से क्या हुआ कि वो गिद्ध जो है उन गायों को खाए, क्योंकि डिकम्पोजर्स हैं, और डिकम्पोजर्स होने के नाते जो है वो दवाइयां उनके अंदर चली गई और वो मारे गए। ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि बायोडाइवर्सिटी हमेशा घट ही रही है, बढ़ नहीं रही पिछले सालों से। तो अब देखो इसमें कौन कौन सा आएगा। इस डेफिनेशन को अगर आप याद रखोगे तो आपको कभी भी बायोडाइवर्सिटी के डेफिनेशन को लेकर अगर कितना भी घुमाया जाए आपको पीटी या मेंस में तो देखो ये सब चीजें इसलिए मैं आपके सामने रखा हूं ताकि मेंस में जब आंसर राइटिंग करें तो आप ये सारी चीजें आपको याद रहें। आप एग्जैक्टली ऐसा लिख के चले आओगे तो आपको अच्छे नंबर्स मिलते हैं। अब देखो, अब बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या चीजें मैंने कहा, एनिमल्स, प्लांट्स, ये एक चीज तो हो गई। एनिमल्स, प्लांट,
वेराइटी ऑफ एनिमल्स, ढेर सारी वेराइटी, वेराइटी इज द कीवर्ड, वेराइटी इज द कीवर्ड। अब जिसको जब लिख रहे होगे तो उसको हाईलाइट कर देना, वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड माइक्रोबियल स्पीसीज, जितनी माइक्रोबियल छोटे छोटे स्पीसीज हैं, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह, उन सब जिनमें जान है, प्लस ऑल जेनेटिक वेरिएशन ऑफ ऑल दो, इन तीनों की जितनी जेनेटिक वेरिएशन है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में या एक पर्टिकुलर हैबिटेट में जितनी भी वेराइटी है, उन सबको मिला के कहा जाता है कि इट्स अ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। बात समझनी पड़ेगी आपको। प्लांट, एनिमल, माइक्रोबियल स्पीसीज, जितनी उनकी जितनी भी जेनेटिक वेरिएशंस हैं, उन सबको काउंट करके बायोडाइवर्सिटी को कहा जाता है कि हाँ ये बायोडाइवर्सिटी है। जैव विविधता, इतना जान का विविधता, दैट इज जैव विविधता, जान की विविधता, लिविंग बीइंग की विविधता इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। समझ गए? आई होप कि इतनी बात समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, इतनी बात समझने में किसी को कोई दिक्कत? देखो मैं बार बार इसलिए 5-10 मिनट होता है पूछते रहता हूँ कि आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता दीजिए, ताकि मैं ऐसे पढ़ाते निकल जाऊंगा और आपको समझ नहीं आएगा, बाद में आप कहिएगा कि पता नहीं कहाँ पढ़ा के चले गए, हमको तो समझ ही नहीं आया। बताइए, सोच लीजिए थोड़ा बहुत, जो क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिए फटाफट कमेंट सेक्शन में। आप लोग सामने होते तो इंटरेक्शन करने में मजा आता है ना, पर ठीक है, हम ऑनलाइन सोर्स का यूज़ कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसा विकल्प नहीं है। हालांकि कभी जूम पे मीटिंग करें, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि हम अगर कोई क्वेरी है तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, 95699654694500। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है। प्लस कोर्सेज के बारे में भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस पर क्वेरी कर सकते हैं। चलिए ओके, चलिए कुछ चीज़ें सीख लेते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। देखो आपको बताऊं ना, आप जितना सोच भी नहीं सकते उतनी बायोडाइवर्सिटी के अर्थ पे, और जितना हमने खोजा है अब तक, जितने जीव जंतुओं को जितना वैज्ञानिकों ने खोजा है, वो तो सिर्फ जितना अभी है, जिनको नहीं खोजा है उसका सिर्फ 10% है। तकरीबन 90% जीव जंतुओं को अब तक हमने नहीं खोजा है, खोज पाए हैं हम लोग। समझ गए आप? अब तक तकरीबन 90% जीवों को हम खोज नहीं पाए हैं अर्थ पे। आप सोचिए कितनी बायोडाइवर्सिटी है। कुछ एक फैक्ट बताता हूं, अबाउट 8.7 मिलियन 8.7 मिलियन जो है टोटल एस्टिमेट है कि इतने नंबर ऑफ स्पीसीज होंगे, इतने नंबर ऑफ स्पीसीज होंगे अर्थ पे। ये एक डेटा है, अर्थ पे इतने होंगे, जिसमें तकरीबन 6.5 मिलियन आपके लैंड पे होंगे और तकरीबन 2.2 मिलियन कहाँ पर होंगे? समुद्र में होंगे। ये एस्टिमेट किया गया है। और तकरीबन इसमें से 86% जो लैंड पे हैं उनको हम अभी तक नहीं खोज पाए हैं। समुद्र के अंदर तो कितना ही आप जा पाए, समुद्र की ज़्यादा गहराई में तो आप जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रेशर, वाटर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए तकरीबन 91% एनिमल्स जो समुद्र में हैं उनकी अभी तक खोज नहीं हो पाई है, अब तक खोज नहीं हो पाई है। सोचिए, समझ रहे क्या हाल है। तकरीबन 1.2 मिलियन स्पीसीज अब तक फॉर्मली डिस्क्राइब किया गया है कि हाँ 1.2 मिलियन फॉर्मली डिस्क्राइब किया गया है कि हाँ भाई इनका ये है, ये फीचर्स हैं और लैंड पे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, ये सब चीज़ें बता पाए हैं। और एक चीज़ और बताऊं, अगर आप टैक्सोनॉमिक ग्रुप बनाएंगे, जस्ट अ सेकेंड, टैक्सोनॉमिक ग्रुप बनाएं तो आप ग्रुप में पाएंगे कि इंसेक्ट, जो आपके घर में इंसेक्ट कीड़े मकोड़े घूमते हैं ना, रावण कहता था अरे इंसान तो ह्यूमन बोल रहा हूँ, इंसान कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े हैं। हाँ? हनुमान जी के सामने कहा था ना कि इंसान कीड़े मकोड़े हैं। हाँ, तो क्या था, वो कीड़े मकोड़ों की संख्या जो है सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में, कीड़े मकोड़ों की ही संख्या सबसे ज्यादा है। तकरीबन जितने भी एनिमल्स हैं उनमें, जितने भी लिविंग बीइंग है, ऐसा कह लो, जितने भी लिविंग बीइंग हैं उनमें 70% जो हैं वो आपके कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट और
इंसेक्ट्स और द मोस्ट स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप बता रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा रिच हैं। इसलिए आपको देखते रहते हैं कितने ढेर सारे ऐसे घूमते रहते हैं इधर उधर, लाइन बना के चलते रहते हैं टुक 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 करके, है ना, घर में चलते हैं ना, साथ में चलेंगे एकदम एकदम कलाई से कलाई जोड़ के, छोड़ेंगे नहीं, है ना। अच्छी बात है, ये सब बहुत साइंटिफिक चीज़ें हैं और बहुत ऊपर वाले का करिश्मा देखते रहिए कि कैसी चीज़ें चलती हैं। हमने अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे पाते हैं कि कितना बेहतरीन मशीन हम लोगों को मिला हुआ है, बट हम यूज़ नहीं कर पाते हैं उसका, क्योंकि हम और चीज़ में मस्त रहते हैं, घर परिवार बीबी गर्लफ्रेंड, इसी चक्कर में ख़त्म कहानी। तो हम अपने शरीर पे जो बहुत बेहतरीन मशीन है उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जस्ट बिकॉज हम बहुत गलत चीज़ों में इंडल्ज रहते हैं। लेकिन सबको नहीं कह रहा हूँ, मतलब इन जनरल होता है ऐसे, बट कहने का मतलब ये है कि हमको देखना चाहिए कि कितनी चीज़ें कितनी कितनी व्यवस्थित तरीके से हैं। खैर, मैटर ऑफ डिस्कशन है, किसी और समय किया जाएगा। और एक चीज़ और फैक्ट यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अमेजन जो अमेजोनिया रेन फॉरेस्ट है, मैंने आपको बताया नहीं, पढ़ाया आपको 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया था अमेजोनिया रेन फॉरेस्ट के बारे में। अमेजोनिया रेन फॉरेस्ट जो है साउथ अमेरिका में जो है, ब्राज़ील में है, जो मुख्यतः ब्राज़ील में है, ये मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बायोडाइवर्सिटी है अर्थ पे। इसीलिए इतना हो मचा हुआ है कि अरे बाप रे बाप। और हो क्यों ना मचे, मचना भी चाहिए। अगर हो नहीं मचा तो ये समझ लीजिए कि इंसान, कीड़े मकोड़े या सब जितने भी लोग हैं, जितने भी लिविंग बीइंग हैं, उन सबकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी जो अमेजनियन रेन फॉरेस्ट खत्म हो गया तो। आपके बैकग्राउंड में जो दिख रहा है, अमेजनियन रेन फॉरेस्ट को बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बायोडाइवर्सिटी है अर्थ पे। अगर ये खत्म हुआ तो बहुत सारे लिविंग बीइंग मर जाएंगे और हम ऑक्सीजन के लिए तड़प जाएंगे और मर जाएंगे, तड़प तड़प के मरेंगे हम लोग। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। बायोडाइवर्सिटी में बचाना, बायोडाइवर्सिटी को बहुत जरूरी है। बायोडाइवर्सिटी जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे फूड चेन भी प्रभावित होगा। बताइए, सिंपल सी सवाल है कि बायोडाइवर्सिटी का, अब मैं सीधे बीडी लिखता हूँ, बायोडाइवर्सिटी का फूड चेन में क्या इम्पैक्ट है, बताइए। बायोडाइवर्सिटी का फूड चेन से सीधा सीधा रिलेशन है। बायोडाइवर्सिटी का फूड चेन से सीधा सीधा रिलेशन है कि जैसे बायोडाइवर्सिटी घटेगी, सपोज करो कि घास था, ठीक है, घास था, घास को खाता था खरगोश, और किसी कारण बस खरगोश गया मर, और खरगोश को खाता था कौन, खरगोश को खाता था सियार, और सियार को खाता था शेर। सपोज करो किसी कारण बस बायोडाइवर्सिटी का ये मेंबर मर गया, तो क्या सियार को खाने के लिए खरगोश मिलेगा? इसके लिए खाना कम पड़ जाएगा। इसके लिए खाना, क्योंकि सियार पे ही डिपेंड नहीं कर, इस खरगोश पे डिपेंड तो नहीं करता होगा, और बहुत सारे जीवों को खाता होगा। लेकिन काश खरगोश मर गया, बायोडाइवर्सिटी से गायब हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, खत्म हो गया खरगोश। अगर खरगोश खत्म हुआ, ये बताइए कि क्या सियार पे फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा, उसके लिए खाना कम हो जाएगा। पहले आसानी से खरगोश मार के खा जाता था, अब वो खरगोश मार के नहीं खा पाएगा, तो कुछ दिन के लिए भूख से तड़पेगा, और भूख से तड़पेगा, हो सकता है और जीव भी इसको ना मिल पाए, तो ये खुद मर जाएगा सियार। और सियार मरेगा तो शेर जिंदा रहेगा, शेर को भी परेशानी हो जाएगी। कहने का मतलब है शेर सिर्फ एक फूड वेब का कॉन्सेप्ट जब देखते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म खुल के आ जाते हैं कि एक एनिमल बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को खाता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है या खत्म हो जाता है तो पूरे फूड चेन या फूड वेब पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि खाने की अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बात समझनी पड़ेगी आपको। आई होप कि इतनी बात समझ में आई होगी। इतनी बात समझने में आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी? बताइए, किसी को कोई दिक्कत है इतनी बात समझने में? क्या मैं तेज बोल रहा हूँ, क्या मैं तेज बोल रहा हूँ, ये भी आप बता सकते हैं। चलिए, अच्छा, एक वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के बारे में थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आप देख लीजिए, थोड़ा सा ये आपको अभी आगे काम लगेगा। एनिमल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एनिमल्स कितने टाइप के पाए जाते हैं इसके बारे में थोड़ा सा एक चर्चा करी गई है स्लाइड में, एक बार ये देख लीजिए। वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स क्या चीज होता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसका आपको आगे काम लगेगा। वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं भाई?
पहली बात, वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। जिनमें रीढ़ की हड्डी हो उनको कहा जाता है कि ये वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है। मेड रज्जु जिसमें हो उसको बोला है मेड रज्जु, इसका हिंदी होता है। हाँ, इसका हिंदी होता है मेड रज्जु। बैकबोन, बैकबोन, जिनमें बैकबोन हो उसको बोला जाता है कि ये वर्टिब्रेट्स हैं। हैविंग वर्टिब्रेट्स, ठीक है, इट्स और बैकबोन मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स एनिमल्स। तो क्या है कि जिनमें बैकबोन होता है, खासकर मैमल्स, उनको बोला जाता है वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स का क्या मतलब होता है? जो ठंडे खून वाले एनिमल्स होते हैं, जो ठंडे खून वाले एनिमल्स होते हैं, जिनमें कोई बैकबोन नहीं होता है, ठीक है, वो लैंड पे रह सकते हैं, उनको बोला जाता है इनवर्टिब्रेट। जैसे कि इंसेक्ट, स्पाइडर्स एंड वॉर्म्स इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है। अब वर्टिब्रेट्स की भी दो वैरायटी है। वर्टिब्रेट्स भी दो तरीके के होते हैं। एक तो वार्म ब्लडेड एंड कूल ब्लडेड, ठंडे खून वाले और गर्म खून वाले। समझो मेरी बात, ऐसा नहीं है कि ठंडे खून वाले वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। ऐसे जिनमें बैकबोन हो और वो ठंडे खून के ना हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठंडे खून और गर्म खून दोनों के वर्टिब्रेट्स और नॉन वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं। ठंडे खून में आपके कौन से आते हैं? फिश, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस। ठीक है, ये आते हैं आपके ठंडे खून में। और जो मैमल्स होते हैं और बर्ड्स होती हैं, ये गर्म खून में आते हैं। और इनवर्टिब्रेट्स में क्या होते हैं? कुछ ज्वाइंट लेग होते हैं और एक विदाउट लेग्स होते हैं। कुछ ज्वाइंट लेग वाले होते हैं और कुछ विदाउट लेग वाले होते हैं। अब किसी में 3 पैर होता है, किसी में 4 पैर होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स हो गया काम। आई होप कि इतनी बात समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज इवननेस। स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस क्या चीज है? क्या बला है भाई स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज इवननेस? बायोडायवर्सिटी को मेजरली दो तरीके से बायोडायवर्सिटी को मेजरली दो तरीके से मेजर किया जाता है, मापा जाता है, पैमाना किया जाता है कि बायोडायवर्सिटी कितनी है, कम है या ज्यादा है। बायोडायवर्सिटी किसी पर्टिकुलर रीजन में, क्षेत्र में, एरिया में कम है या ज्यादा है, इस बात को दो तरीके से हम जानते हैं, दो तरीके से मेजर करते हैं। पहला तरीका है जिसको बोला जाता है स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज रिचनेस, और दूसरा है स्पीसीज इवननेस। तो ये स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस क्या बला है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। पर स्पीसीज रिचनेस प्रजातियों की समृद्धि और प्रजातीय साम हिंदी में बोलते हैं। स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज रिचनेस क्या चीज है? स्पीसीज रिचनेस एक्चुअली मेजर करता है एक नंबर ऑफ स्पीसीज का, एक जो कम्युनिटी में पाई जाती हैं। स्पीसीज रिचनेस क्या करता है? मेजर करता है नंबर ऑफ एन स्पीसीज फाउंड इन अ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी में, एक समुदाय में कितनी स्पीसीज पाई जाती है। स्पीसीज ए, बी, सी, डी बराबर 4, ये बताता है स्पीसीज रिचनेस कि हाँ भैया किसी पर्टिकुलर जगह पे गए। सपोज करो कि हम दिल्ली में गए, दिल्ली में गए तो हम देखें कि दिल्ली में कितने ज्यादा प्रकार की स्पीसीज हैं। जैसे कि ह्यूमंस एक स्पीसीज है, हाँ, गाय बैल भी पाई जाएगी दिल्ली में, हाँ, घोड़ा पाया जाएगा दिल्ली में, हाँ, कुत्ते पाए जाएंगे, कुत्ता कॉलोनी तो यहाँ बहुत है, कुत्ते पाए जाएंगे यहाँ पे, हाँ। उसके अलावा बहुत सारे वेराइटी के एनिमल्स पाए जाएंगे। तो जितनी ज्यादा वेराइटी के अलग अलग स्पीसीज के एनिमल्स पाए जा रहे हैं, उनको बोला जाता है बायो स्पीसीज रिचनेस। बायोडाइवर्सिटी के तहत बोला जाता है कि इस पर्टिकुलर एरिया का स्पीसीज रिच है, मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया पारिस्थितिकी जैव विविधता के रूप से संपन्न है। अगर मैं पूछूं दिल्ली संपन्न है कि नीलगिरी का, मान लो पूछ लो कि केरला संपन्न है कि दिल्ली संपन्न है बायोडाइवर्सिटी के मामले में, जवाब बताइए। सिंपल सा सवाल है, बताइए केरला संपन्न है कि दिल्ली बायोडाइवर्सिटी के मामले में संपन्न है? पूछिए, बताइए।
दिल्ली संपन्न है कि केरला संपन्न है बायोडायवर्सिटी के मामले में? अरे सिंपल सी बात है, केरला संपन्न है। नीलगिरी फॉरेस्ट है, वेस्टर्न घाट है, भयंकर भयंकर प्रताप, भांति भांति के जानवर पाए जाते हैं वहां पर। तो जाहिर सी बात है कि केरला क्या है, स्पीसीज रिचनेस है वहां पर। दिल्ली के कंपैरिजन में, दिल्ली के कंपैरिजन में केरला में स्पीसीज रिचनेस है, ये बात समझनी पड़ेगी आपको। अब बात करते हैं स्पीसीज इवेननेस की। स्पीसीज इवेननेस क्या करता है? स्पीसीज इवेननेस मेजर करता है बायोडायवर्सिटी which quantifies how equal community is numerically. Just a second. नंबर में स्पीसीज में कितनी इक्वालिटी है, कि सपोज इक्वालिटी का क्या मतलब है, दिल्ली में कितने कुत्ते, कितनी बिल्ली, दिल्ली में कितनी बिल्ली, दिल्ली में कितने गधे, दिल्ली में कितने हिरन, दिल्ली में कितने इंसान, इन सब का नंबरिंग करता है कि 5 कुत्ते, 5 बिल्ली, 100 10 गधे, 40 हिरन और 1000 इंसान। तो इंसान क्या होगा, इंसान की संख्या सबसे ज्यादा, इसका मतलब ये है कि दिल्ली की जो स्पीसीज इवेननेस है, विषमता है, वो किसमें है, इंसानों में ज्यादा है, डोमिनेट करते हैं। ठीक है, डोमिनेट करते हैं इंसान। तो इसका मतलब है जब कहीं पे, जैसे मान लो किसी एरिया में 40 लोमड़ी और 1000 कुत्ते हैं, तो कहा जाएगा कि ये जो कम्युनिटी है, ये स्पीसीज जो है बहुत इवन नहीं है, बहुत साम नहीं है, और जैव विविधता के तौर पे बहुत साम नहीं है, बहुत इक्वल नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एक एनिमल ज्यादा है और कोई एक एनिमल बहुत कम है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जब कहीं पर प्रजातियों की संख्या में ज्यादा अंतर हो, तो वो एरिया लो इवेननेस को इंडिकेट करता है, वो एरिया लो इवेननेस को, लो साम को, मतलब कम साम को इंडिकेट करता है, जो कि कहीं से भी ठीक बात नहीं होती है। कोशिश करनी चाहिए कि सभी प्रजातियों की संख्या लगभग बराबर हो, जिससे पारिस्थितिकी साम मेंटेन हो सके, प्रजातिगत साम मेंटेन हो सके, स्पीसीज इवेननेस मेंटेन हो सके। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज का जब डोमिनेशन हो जाता है किसी एरिया में, तो और स्पीसीज को बहुत परेशान करता है और उनका जीना हराम हो जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपने सुना होगा एनवायरनमेंट में, नाम है यूकलिप्टस का पेड़। यूकलिप्टस के पेड़ में क्या दिक्कत है कि ये जहां पर रहता है वहां की सारी पानी सोख लेता है और अपनी संख्या खूब बढ़ा लेता है, और अदर जितने भी पेड़ हैं उनके लिए पानी बचाता ही नहीं और पेड़ मर जाते हैं। तो वो लो इवेननेस को जो है संकेत करेगा कि हाँ, ये लो इवेननेस का प्रतीक है। बात समझनी पड़ेगी। आई होप कितनी बात समझ में आई होगी। कोई बात, इतनी बात समझने में किसी को कोई तकलीफ तो मुझे बताइए। इतनी बात समझने में किसी को कोई दिक्कत? पारिस्थितिकी साम और प्रजातिगत साम और प्रजातिगत समृद्धता, ये दो चीजें मैंने आपको बताया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रजाति शाम एंड प्रजाति समृद्धता। प्रजाति साम और प्रजाति समृद्धता। साम का मतलब है इवननेस एंड समृद्धता का मतलब है रिचनेस। ये मतलब है। आई होप कि इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपकी। चलिए,
अब आते हैं कुछ चीजें समझते हैं, अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी के बारे में समझ लेते हैं। क्या वाला है ये अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी? हाँ, अल्फा बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी क्या चीज़ है, इसको समझ लेते हैं, फिर हम मूव करेंगे आगे। अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी क्या चीज़ है, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम मूव करते हैं आगे। अल्फा डाइवर्सिटी, किसी ने सुना है अल्फा डाइवर्सिटी क्या चीज़ होती है? अल्फा डाइवर्सिटी क्या चीज़ होती है? अल्फा डाइवर्सिटी, चलो समझाता हूँ अल्फा डाइवर्सिटी क्या चीज़। देखो, मैंने आपको इकोसिस्टम बताया है। इकोसिस्टम का क्या डेफिनेशन बताया था? फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इज कॉल्ड व्हाट? फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम नेचर का कार्यात्मक इकाई है। अब एक कार्यात्मक इकाई में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज रहती हैं, उसको वो अपना पूरा फंक्शन करती हैं। जैसे जेठालाल, मैंने बताया था कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके अपना पूरा फंक्शन करते हैं। अब अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है? अल्फा डाइवर्सिटी रिफर करती है डाइवर्सिटी को विद इन पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में कितना ज़्यादा वेराइटी के स्पीसीज हैं, या एक इकोसिस्टम में कितनी अलग अलग वेराइटी के स्पीसीज हैं, ठीक है, तो उसको बताने का काम करता है अल्फा डाइवर्सिटी। द नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया, इन अ पर्टिकुलर एरिया, इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड अल्फा डाइवर्सिटी। द नंबर ऑफ एन स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया, जिनको जो रिफर करता है वो है अल्फा डाइवर्सिटी। अर्थात स्पीसीज रिचनेस की बात कर रहा है ये। एक पर जैसे मैंने दिल्ली का एग्जांपल लिया था ना आपके सामने, दिल्ली का एग्जांपल मैंने समझाया कि एक दिल्ली में कितने अलग अलग प्रजाति रहते हैं, यानी एक इकोसिस्टम, एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी अलग अलग वेराइटी रहेगी, उसको बोलेंगे अल्फा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी क्या चीज है भाई? बीटा डाइवर्सिटी कहता है, बीटा डाइवर्सिटी ए इकोसिस्टम प्लस बी इकोसिस्टम प्लस सी इकोसिस्टम, डिफरेंट, ये कंपैरिजन करता है अलग अलग इकोसिस्टम में। दिल्ली का इकोसिस्टम में कितने ऑर्गेनिज्म हैं, फिर आप आगरा का ले लो, फिर आप ले लो कोलकाता का, ठीक है, ये तीन जगह का ले लो, और तीन जगह के अलग अलग इकोसिस्टम का क्या करो, कंपैरिजन करो, और उसके बाद बताओ कि स्पीसीज का डिफरेंस कितना है, या अमाउंट चेंज कितना हो रहा है। मेजर एज द चेंज इन द अमाउंट ऑफ द स्पीसीज बिटवीन द इकोसिस्टम, कि कितना चेंजेस हो रहे हैं स्पीसीज में, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, कहाँ पर ज्यादा है कहाँ पर कम है, ये तो ये बताएगा। लेकिन इनके बीच में कुछ जो अंतर हो रहा है, कहीं पे गड़ा पाया जा रहा है, कहीं गड़ा नहीं मिल रहा है, कहीं पे इंसान पाया जा रहा है, कहीं इंसान नहीं मिल रहा है, तो बीटा डाइवर्सिटी कहता है कि आओ आओ मेरे पास आओ, और मैं बताऊंगा, मैं कंपेयर करूंगा डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बीच में डाइवर्सिटी को मैं क्या करूंगा, मैं बताऊंगा आपको। यूजुअली मेजर किया जाता है, मेजर्ड एज द चेंज द अमाउंट ऑफ द स्पीसीज बिटवीन द, कितना स्पीसीज में क्या चेंजेज हुए, स्पीसीज के बीच में क्या चेंज हुए। एक इकोसिस्टम, मान लो इकोसिस्टम का कोई एग्जांपल ले लो कि ट्रॉपिकल इकोसिस्टम में चले गए और इक्वेटिक इकोसिस्टम में चले गए, ट्रॉपिकल इकोसिस्टम में चले गए और आप ले जाओ सवाना इकोसिस्टम में, सवाना इकोसिस्टम में चले गए, सवाना इकोसिस्टम में गए और देखे कि ट्रॉपिकल इकोसिस्टम से तो बहुत कम मात्रा में यहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं, तो कौन कौन एनिमल कम पाए जाते हैं वो कौन बताएगा? बीटा डाइवर्सिटी। समझ गए बीटा डाइवर्सिटी क्या चीज है? अल्फा बीटा। अब गामा क्या है? गामा बताता है कि अरे यार तुम लोग अलग अलग कर रहे हो, इनका बता रहे हो उनका बता रहे हो, आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ और मैं मेजर करूंगा ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी इन डिफरेंट इकोसिस्टम। जितने भी इकोसिस्टम है उन सब में कितनी बायोडाइवर्सिटी है, इसको मेंटेन बताएगा कौन? गामा डाइवर्सिटी बताएगा। एक बी सी डी एक्स वाई जेड जितने भी इकोसिस्टम है सब में
कितना डाइवर्सिटी है, ओवरऑल कितना डाइवर्सिटी है, इसको बताने का काम करेगा गामा डाइवर्सिटी। आई होप कितनी बात क्लियर हुई होगी। इतनी बात समझने में किसी को कोई दिक्कत तो मुझे बताओ। जैसा कि मैंने समझाया, अल्फा विविधता, अल्फा डाइवर्सिटी में क्या चीज है, एक पर्टिकुलर एरिया में एक विशेष क्षेत्र के भीतर विविधता को बताने का काम करता है ये आपका अल्फा। जैसे एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया, इसमें कितनी गाय हैं, कितने खरगोश हैं, कितने इंसान हैं, कितने चीते हैं, इनको बताने का काम करेगा अल्फा डाइवर्सिटी। ठीक है, अल्फा डाइवर्सिटी विल टेल अबाउट हाउ मेनी पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया या हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड अल्फा डाइवर्सिटी। ओके, आई होप ये चीजें आपको समझ में आई हैं। नाउ moving to next thing, that is the beta diversity, the change in the amount of the species between ecosystems. Yes, systems, ecosystems, this is yes। और बता रहा है, कह रहा है क्या, ए बायो इकोसिस्टम, बी इकोसिस्टम, सी इकोसिस्टम, इन तीनों इकोसिस्टम को मिला के जो चेंज हो रहा है स्पीसीज में, जो डिफरेंस हो रहा है, उसको बताऊंगा मैं मीन्स बीटा डाइवर्सिटी। कहेगा कि ए बी सी मिला के ऑन एन एवरेज एक में 12 था, एक में 14 था, एक में 16 था, तो डिफरेंस कितना, 2 का डिफरेंस आ रहा है। खैर छोड़ो, इतना चलो, इतना बात हो गया आपका डन। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज द स्पीसीज, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि बहुत सारे जो है स्पीसीज के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा नेटिव स्पीसीज, नॉन नेटिव स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज, अम्ब्रेला स्पीसीज, फ्लैगशिप स्पीसीज, इन सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो बताऊंगा। आप मुझे पहले इतना बताइए कि इतनी बात समझने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी बात समझने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना बताइए तो मैं अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूँ। आई होप कि इतनी बात समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए मूव करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं स्पीसीज कितने प्रकार के होते हैं। स्पीसीज वगैरह का डेफिनेशन मैंने बता दिया है कि प्रजाति क्या होता है, शुरुआती क्लासों में हमने सीख लिया। अगर नहीं देखा है तो आप इससे पहले की वीडियोस देख लीजिए। कम से कम 15-20 वीडियो तो मैं अब लगातार अपलोड ही कर चुका हूँ। अब आगे का बात यह है कि कोशिश तो कर रहा हूँ अपने हिसाब से, मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ कि लगातार चीज़ें अवेलेबल रहें आपको, हम बंक ना मारे। बट आप लोगों से तो शिकायत है ही, क्योंकि आप लोग, खैर अभी तो शुरुआत है, नया चैनल है, तो उम्मीदन थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। ठीक है, जब भी आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, जब भी आप लोग देख रहे हैं, रिव्यू ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसे कोर्सेज को क्या करें जिसमें हम बहुत मेहनत करी, हमने इन्वायरमेंट को ईजी बनाने के लिए बहुत मेहनत करी, तो उन सब कोर्सेज को हमेशा आप लोगों के सामने लाया जा सके, इस बात को सुनिश्चित करना चाहता हूँ। स्पीसीज की बात कर लेते हैं, नेटिव एंड नॉन नेटिव स्पीसीज की बात कर लेते हैं। नेटिव स्पीसीज क्या भला है भाई, आओ समझने की कोशिश करते हैं। नेटिव स्पीसीज 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नेटिव स्पीसीज है, एक है नॉन नेटिव स्पीसीज। नेटिव स्पीसीज है, नॉन नेटिव स्पीसीज। नेटिव स्पीसीज का मतलब होता है कि ऐसी प्रजातियां जो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में ओरिजिनेट हुई हैं, ओरिजिनेटेड इन अ ज्योग्राफिकल एरिया विदाउट एक्सटर्नल फैक्टर्स, बिना किसी बाहरी फैक्टर या कारक के जब कोई प्रजाति किसी पर्टिकुलर एरिया में ओरिजिनेट होती है तो उसको बोला जाता है कि ये वहाँ की नेटिव स्पीसीज है। जैसे मैं कह दूं गोरी चमड़ी वाले अफ्रीका के नेटिव स्पीसीज हैं, ये होगा गलत, क्योंकि अफ्रीकन कंट्री, खासकर सोमालिया वगैरह, तंजानिया वगैरह, जो इक्वेटर के नज़दीक हैं, वहाँ पर इस प्रकार के लोग पाए ही नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ के जो लोगों का कलर होता है वो ब्लैक होता है। तो क्या ये लोग जिनकी चमड़ी बहुत साफ है, एकदम अंग्रेज हैं, तो क्या ये यहाँ के नेटिव स्पीसीज हैं? जी नहीं, ये नेटिव स्पीसीज नहीं है, क्योंकि इनमें वहाँ का
जो है गुण नहीं पाया जा रहा है, गुण नहीं पाया जा रहा है, तो ये वहां के नेटिव स्पीसीज नहीं होगा। सेम वे अगर ये इंसान अमेरिका जाके रहने लगता है तो क्या अमेरिका का ये नेटिव स्पीसीज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका का टेम्परेचर और एनवायरनमेंट ऐसा है कि वहां पर जो है ठंडा प्रदेश है, तो वहां पर जो कलर होता है बॉडी का वो व्हाइटिश हो जाता है, इस चक्कर में ये वहां का नेटिव स्पीसीज नहीं होगा। सेम वे नॉन नेटिव स्पीसीज उनको कहा जाता है जो कि एक्सीडेंटली या जानबूझकर, डेलिबरेटली या एक्सीडेंटली, एक मिनट, डेलिबरेटली या एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस किए गए हैं अदर ज्योग्राफिकल एरिया या हैबिटेट में, उनको बोला जाता है नॉन नेटिव स्पीसीज। मान लो कि ये अमेरिका चले गए तो ये नॉन नेटिव हैं, ये जानबूझ के गए होंगे या अचानक से इनको दास वास बना लेके चले गए होंगे अमेरिका वाले। जब इंग्लैंड वाले, मान लो इंग्लैंड ले लेते हैं, अमेरिका छोड़ो इंग्लैंड लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया से समझ पाओ। तो मान लो अमेरिका का नहीं, इंग्लैंड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एकदम इतना ज़्यादा चिल्लाओ ना तो जुबान दर्द करने लगती है। जब बड़े, एक मिनट का पॉज लेते हैं ना। हाँ, नॉन नेटिव स्पीसीज, नॉन नेटिव स्पीसीज हैविंग इंट्रोड्यूस, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे ये भाई साहब चले जाएं इंग्लैंड, अब ये दो तरीके से गए होंगे, तो जॉब के चक्कर में गए होंगे या तो जब अंग्रेजों का शासन रहा होगा तभी अंग्रेज इनको दास बना के लेके गए होंगे वहां पे काम कराने के लिए। दो तरीके से लेके जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नॉन नेटिव स्पीसीज उनको बोला जाता है जो एक्सीडेंटली या ड्यूरेबिलिटी जानबूझकर गए हो किसी अदर ज्योग्राफिकल एरिया में जहां पे उनकी पैदाइश ना हो, जहां के जेनेटिक मटेरियल उनके वहां के ना हो, उनको नॉन नेटिव स्पीसीज कहा जाता है। नेटिव स्पीसीज के कुछ एक एग्जाम्पल आप देखिए, तो नेटिव स्पीसीज का पहला एग्जाम्पल है सुगर केन, गन्ना। गन्ना इज अ एग्जाम्पल ऑफ नेटिव स्पीसीज, भारत के संदर्भ में हम देख रहे हैं। कॉटन, कॉटन भारत का स्पीसीज है। बॉम्बो, बांस, ये सब क्या है? नेटिव स्पीसीज है। कहाँ का? इंडिया का। इसको क्या बोल रहे हैं? इंडिजिनियस स्पीसीज। इंडिजिनियस स्पीसीज, इंडिजिनियस मतलब स्वदेशी। अरे पहले तो हमको लगता था इंडिजिनियस मतलब इंडिया का स्पीसीज, शुरू शुरू में जब हमको नहीं पता था, तो हमको नहीं पता था इंडिजिनियस अमेरिका का भी इंडिजिनियस होता है, चाइना का भी इंडिजिनियस होता है, सिर्फ इंडिया का इंडिजिनियस नहीं होता है। हमको लगता है कि नहीं, गलत स्पेलिंग लग दी कौन है। इंडिजिनियस मतलब इंडिया का स्पीसीज है, और क्या ऐसा। खैर, ये रही बात मजाक की। खैर, नॉन नेटिव स्पीसीज में आप देखिए कि चाइना, चाइना में चाय, चाइना में चाय, चाय चाइना की नेटिव स्पीसीज है, लेकिन ये दुनिया भर में फैली है, इंडिया में फैली है। कॉफी इथोपिया के स्पीसीज है। पुर्तगाल का अटैटो पुर्तगाल का स्पीसीज है, लेकिन ये हमारे इंडिया में भी पाया जाता है। तो ये हमारे लिए क्या है? नॉन नेटिव स्पीसीज का एग्जाम्पल बन जाता है इस प्रकार। समझ गए? इतनी बात समझने में कोई तकलीफ? चलिए चलिए, अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल दृष्टिकोण से, कुछ एक स्पीसीज की बात कर लेते हैं जो हमें समझना है। जैसे कि कीस्टोन स्पीसीज क्या है, इंडिकेटर स्पीसीज क्या है, इन्वेसिव स्पीसीज क्या है, एंडेमिक स्पीसीज क्या है, फ्लैगशिप स्पीसीज क्या है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट अम्ब्रेला स्पीसीज क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। शुरू करते हैं हम कहाँ से? की स्टोन स्पीसीज से, कि की स्टोन वाला क्या चीज है, की स्टोन स्पीसीज। ठीक है, एक एक चीज मुझे पूछना था, जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बोला था वल्चर्स के बारे में, कि वल्चर्स मर रहे हैं दवाई खा के। उस दवाई का क्या नाम था जिस दवाई के खा के ये वल्चर्स मर रहे हैं? बताइए। वल्चर्स की जो संख्या कम हो रही है दुनिया में, तो ऐसा कौन सा दवाई है जिसको खा के वल्चर्स कम हो रहे हैं दुनिया में? यस माय डियर फ्रेंड, उम्मीद है आप में से किसी ने जवाब दिया होगा। मान लेते हैं, लेट्स एज्यूम, ठीक है, लेट्स एज्यूम किसी ने जवाब दिया होगा। नाम है डाइक्लोफिनैक
डाइक्लोफिनैक। डाइक्लोफिनैक डाइक्लोफिनैक क्या करता है? नर्वस और किडनी में डिसऑर्डर क्रिएट कर देता है। नर्वस सिस्टम एंड किडनी में क्या करता है? डिसऑर्डर कर देता है। इसके वल्चर्स के, ठीक है। जब ये कैटल वटल को खाते हैं ना, गाय वाय को खाते हैं, ठीक है, तो उसके कारण से ये मर जाते हैं। जैसे डेड बॉडी को खाते हैं वैसे ये मर जाते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइन इनका मार देता है ये डाइक्लोफिनेकल, ठीक है, जिसके चलते ये मर जाते हैं। अब आते हैं हम कीस्टोन स्पीसीज पे कि कीस्टोन स्पीसीज क्या बला है। इसको समझ लेते हैं कीस्टोन स्पीसीज क्या चीज है। कीस्टोन स्पीसीज नंबर में तो बहुत कम होते हैं, नंबर में बहुत कम होते हैं, संख्या में कीस्टोन स्पीसीज बहुत कम होते हैं, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। कीस्टोन स्पीसीज अगर ना रहें, कीस्टोन स्पीसीज ना रहें तो पूरा पूरा का पूरा इन्वायरमेंट कोलैप्स कर जाएगा। पूरा का पूरा इन्वायरमेंट क्या कर जाएगा? पूरा का पूरा इन्वायरमेंट क्या कर जाएगा? आपका कोलैप्स कर जाएगा। पूरा का पूरा इन्वायरमेंट आपका कोलैप्स कर जाएगा। ये मेंटेन, ये हेल्प करते हैं किसको? मेंटेन करने में। मेंटेन करने में क्या? फूड चेन क्रॉस पॉलिनेशन। इसीलिए फूड चेन और क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है इंजीनियर्स ऑफ इकोसिस्टम। जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट। इसके लिए इनको कहा जाता है कि कीस्टोन स्पीसीज और द इंजीनियर्स ऑफ इकोसिस्टम। कीस्टोन स्पीसीज को इंजीनियर ऑफ इकोसिस्टम कहा जाता है। अब देखो कीस्टोन स्पीसीज क्या काम करते हैं भाई, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? कीस्टोन हम मचा के रखे हैं, तो काहे लिए इतना कीस्टोन स्पीसीज इतना इंपॉर्टेंट है? एक सिंपल सा जानवर है हाथी। हाथी हाथी देखो, हाथी किस प्रकार इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार ये कीस्टोन स्पीसीज। एक सादा, जस्ट अ सेकंड में थोड़ा सा एक सादा पेज लेता हूँ, है ना। चलो देखो, जैसे कि मैंने एक एनिमल का नाम लिया जिसका नाम है एलिफेंट। एलिफेंट क्या करता है, क्यों एक कीस्टोन स्पीसीज के तौर पे नामित है एलिफेंट? एलिफेंट क्या करता है, जब ये चलता है तो अपने रास्ते में से सभी अदर ऑर्गेनिज्म को क्या, सभी पेड़ को क्या करता है? उखाड़ते चलता है। जब ये चलेगा तो क्या करेगा? जितने भी रास्ते में पेड़ हैं उखाड़ देता है, ये कोशिश करता है जितना उखाड़ पाए, ठीक। तो जब ये उखाड़ता है तो उससे क्या होता है? रास्ता बनता चला जाता है, रास्ता बनता चला जाता है। तो जब टाइगर तेजी से चलेगा, स्पीड में चलेगा, क्या होगा कि इसको ये टक्कर नहीं करेगा और ये मरेगा नहीं टाइगर। तो टाइगर के लिए एलिफेंट क्या बन गया? एक कीस्टोन स्पीसीज बन गया। एक एग्जांपल देके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार कीस्टोन स्पीसीज बहुत जरूरी हैं। ठीक, तो एलिफेंट से समझ गए कि एलिफेंट किस प्रकार है। इसी प्रकार जितने टॉप लेवल के प्रेडेटर्स हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो जितने टॉप लेवल के प्रेडेटर्स हैं, जैसे कि टाइगर, लायन, क्रोकोडाइल, एलिफेंट, इन सब को कीस्टोन के तौर पे कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये रेगुलेट करते हैं ऑल अदर ऑर्गेनिज्म को, पॉपुलेशन को इनडायरेक्टली। जैसे कि अगर टाइगर ना होता या चीता ना होता तो क्या होता? अदर ऑर्गेनिज्म क्या होते? बहुत बढ़ जाते। जैसे कि कौन बढ़ जाता? मान लो बकरी। बकरी बहुत बढ़ जाएगी तो क्या होगा? घास खा जाएगी, सारा का सारा घास खा जाएगी,
जब सारा का सारा घास खा जाएगी, जब सारा का सारा घास खाए जाएगी तो क्या होगा कि जब सारा का सारा घास खा जाएगी तब क्या होगा, अदर ऑर्गेनिज्म जो घास पे डिपेंड करते हैं वो जिंदा नहीं रहेंगे। हाँ, तो बकरी सारा घास खा गई, और बकरी क्यों जिंदा है? क्योंकि टाइगर नहीं है इकोसिस्टम। तो टाइगर क्यों मरा? क्योंकि एलिफेंट नहीं था, एलिफेंट ने रास्ता नहीं बनाया। हाँ, एलिफेंट ने रास्ता नहीं बनाया तो ये क्या हुआ, टाइगर मर गया। और टाइगर मर गया तो बकरी जिंदा हो गई और खूब अच्छे से दुमक दुमक के चल रही है, खूब खा रही है एकदम। यही हुआ था येलोस्टोन नेशनल पार्क में। येलोस्टोन नेशनल पार्क में यही हुआ था, सियारों को निकाल दिया गया था वहां से, और जब निकले तो अदर ऑर्गेनिज्म, हिरन वगैरह जो थे, एकदम दुमुक दुमुक के बढ़ गए वहां पे। इतना बढ़ गए कि सारा घास खा के पूरा लैंड को डेजर्ट बना दिया, एकदम पूरा एरिया को डेजर्ट बना दिया, एकदम घास खत्म कर दी खा के। तो इसलिए जितने भी टॉप लेवल के प्रेडेटर्स हैं वो क्या हैं, कीस्टोन स्पीसीज हैं। ठीक है, सी अटर की बात करें तो ये क्या है, ये आर्कियंस को खाता है। ठीक है, जिससे उनका क्या होता है, पॉपुलेशन कंट्रोल होता है। तो ये भी एक कीस्टोन स्पीसीज का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल बताऊं आपको कीस्टोन स्पीसीज का जो बहुत अच्छा एग्जांपल है, दैट इज द बी। बी क्या है, मधु मधुमक्खी। मधुमक्खी इज द एग्जांपल ऑफ कीस्टोन स्पीसीज। हाउ? देखो, मधुमक्खी क्या करती है, क्रॉस पॉलिनेशन करती है। क्रॉस पॉलिनेशन करती है। क्रॉस पॉलिनेशन जो क्या करता है, रिमूव करता है प्लांट्स में से क्या, रोगों को, डिजीज को क्या करता है, रिमूव करता है प्लांट स्पीसीज से। तो जब प्लांट में रोग नहीं रहेंगे तो प्लांट को कौन खाएगा, और अदर ऑर्गेनिज्म खाएंगे। और ऑर्गेनिज्म खाएंगे तो वो क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। और अगर ये हेल्दी रहेंगे तो उन ऑर्गेनिज्म को जो खाएगा वो भी क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा। तो इस प्रकार क्या बनेगा, एक मधुमक्खी के कारण से क्या होता है, मधुमक्खी के कारण से पूरा इंटायर इकोसिस्टम क्या करता है, हेल्दी रहता है। पूरा इंटायर इकोसिस्टम हेल्दी रहता है। तो ये देखो क्या किस प्रकार की स्टोन स्पीसीज का एग्जांपल निकल के आ रहा है। ठीक, ओके, आई होप कि इतनी बात समझ में आई होगी। इतनी बात समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकता है, पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। चलो एक और एग्जांपल समझ लो, लगे हाथ एक एग्जांपल और समझ लो आप। मैं की स्टोन आज अच्छे से समझा दूँ, क्योंकि की स्टोन ही है जो सबसे डिफिकल्ट है इसमें, और बाकी सब बहुत इजीली समझ जाओगे आप। एक एग्जांपल है कैल्प का। कैल्प, कैल्प क्या है, कैल्प एक प्रकार के जंगल हैं। ठीक है, अंडर वाटर एरिया में रहते हैं, पानी के अंदर। तो पानी के अंदर रहते हैं, इसके चलते क्या होता है, बहुत हाईली डेंस्ड होते हैं ये प्लांट्स। और इसके ऊपर क्या होता है कि ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी इस पे अच्छा खासा मात्रा में जमते हैं और वो अपना जिंदा रहते हैं। और ये बहुत रिच समुद्री डाइवर्सिटी को, समुद्री डाइवर्सिटी को क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं। पहली बात तो ये फ्लड मेंटेन करते हैं, बहुत सारे देशों के लिए ये वरदान है केल्प्स। हाँ, उसके अलावा ये बहुत जबरदस्त सोर्स होते हैं आयोडीन के, नमक के अच्छे सोर्स होते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त तरीके से काम करते हैं।
जो समुद्री जानवर होते हैं उनमें बहुत सारे रोगों का निदान करते हैं। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है केल्प के कारण से कम हो रहा है, कार्बन को कैप्चर करते हैं ये बहुत जबरदस्त तरीके से। उसके अलावा कोस्टल इकोसिस्टम को जैसे मैंने बताया, कोस्टल इकोसिस्टम को क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। कोस्टल इकोसिस्टम को बचाने का काम करते हैं केल्प्स। और जो है जितने भी इम्पोर्टेंट एसिडिफिकेशन, हाँ एक और चीज़ यहाँ पे लिख लीजिए, केल्प्स क्या करते हैं, एसिडिफिकेशन से रोकते हैं। एसिडिफिकेशन को रोकते हैं, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसके बारे में आपको जानना था। तो ये हो गया हमारा जो है कीस्टोन स्पीशीज़ के बारे में। आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर हुई होंगी। अच्छा, एक चीज़ और, अभी मैंने आपको एक जानवर का नाम लिया जिसका नाम है बी, और फीमेल होती है एक वास्प। दोनों में डिफरेंस क्या है? बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है? बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है? किसी को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रा बताए कि वास्प एंड बीज में क्या डिफरेंस है। इम्पॉर्टेंट है जानना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, दोनों को जानना ज़रूरी है। बहुत अच्छे डिफरेंस हैं, इसलिए मैंने सोचा कि लो पूछ ही लिया जाए। पहला तो डिफरेंस ये है कि जो बीज होती हैं, ये जो बीज होते हैं, ठीक है, ये ह्यूमंस का हेल्प करते हैं। कैसे? पॉलिनेशन से। पॉलिनेशन से ये पॉलिनेशन करते हैं। ये क्या करते हैं? ये एक्चुअली ह्यूमंस का हेल्प करते हैं। कैसे? खा के, इंसेक्ट को खा के। इंसेक्ट को क्या करते हैं? खाते हैं। एक पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा फुजी होते हैं। और ये क्या होते हैं? इनमें कोई हेयर नहीं होता है, मतलब बहुत, इनके ऊपर बाल आपको दिखाई देगा, इनके ऊपर बाल आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है? ये जो बीज होती हैं बहुत जेंटल होती हैं अपने नेचर में। ये तुरंत डंक नहीं मार देते हैं, ठीक है, बहुत तुरंत एकदम जेंटल होते हैं। और ये क्या होते हैं? एग्रेसिव होती हैं, तुरंत डंक मारेंगे। और ये जब उड़ रही होती है, उड़ रहा होता है बीज, ये क्या करते हैं कि लेग्स, यूजुअली इसके जो पैर होते हैं विजिबल होते हैं, और इसके क्या होते हैं? इसके हिडन होते हैं। तो आप ऐसे पहचान सकते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे आप रख सकते हैं कि उन्हें बताई थी कब हो। नहीं, सही नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी। होप कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। होप कि आपको कीस्टोन समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो आज हमने क्या पढ़ा, एक बारी रिकैप मार लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं आज की। सबसे पहले हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन क्या होता है। हाँ, सबसे पहले हमने ये देखा। सबसे पहले हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी क्या चीज़ होती है, ये हमने कवर किया। उसके बाद हमने इसका डिफाइन किया उसे अच्छे तरीके से, कितनी वेराइटी की बायोडाइवर्सिटी है पूरे पूरे भारत भर में, कितनी, मतलब पूरी दुनिया भर में कितनी डाइवर्सिटी है, उसको हमने क्लियर किया। उसके बाद अमेजनियन रेन फॉरेस्ट के बारे में हमने बात किया और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे हमने। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स किया मैंने, वर्ट्रीवेट्स और इनवर्ट्रीवेट्स के बारे में बताया आपको। उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्पीसीज रिचनेस क्या चीज़ होती है और स्पीसीज इवननेस क्या चीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको इन तीनों में डिटेल से आपको चीज़ें समझाई कि इन तीनों में क्या अंतर है। ठीक है, स्पीसीज बीटा, फिर अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी के बारे में समझा हमने। अल्फा बीटा डाइवर्सिटी क्या होता है किसी क्षेत्र के भीतर,
एक सिंगल इकोसिस्टम में बीटा डाइवर्सिटी के बारे में सीखा कि अलग अलग इकोसिस्टम में क्या क्या डिफरेंस होता है डाइवर्सिटी को लेकर। फिर हमने स्पीसीज के बारे में सीखा, तो हमने सीखा कि नेटिव स्पीसीज क्या होती है और नॉन नेटिव स्पीसीज क्या होती है। और फिर हमने शुरू किया पढ़ना कि स्पीसीज के बारे में कीस्टोन स्पीसीज क्या चीज़ होता है। इसको हमने देखा कि कीस्टोन स्पीसीज क्या है, डिटेल से समझा कीस्टोन स्पीसीज के बारे में, बहुत सारे एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें कीस्टोन स्पीसीज के बारे में। आई होप कि इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपकी आज। अगर आपको क्लासेस ठीक लगती हैं, समझ में आती हैं, तो शेयर विद योर फ्रेंड्स। नीचे एक लाइन चल रही होगी जिसमें अनअकैडमी के बारे में, सब्सक्रिप्शन के बारे में दिया होगा। अगर आपको अनअकैडमी सब्सक्राइब करना है तो नीचे के डिटेल्स को आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको जानकारी मिल सकती है। बाकी जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक नंबर है 96546945, लिखने दीजिए। 96546900। दिस इज माई नंबर, ठीक है। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेरीज हैं वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। जस्ट पहले व्हाट्सएप कीजिएगा, ज़रूरत पड़ेगी तो हम कॉल करेंगे, ठीक है। ये बात रही डिटेल जानकारी की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, एक चीज़ और प्लानिंग कर रहा हूँ, मास्टर वीडियोस लाने की कोशिश है। विजन 365 इनसाइट का इंस्टा मॉड्यूल एंड शंकर IAS की क्लासेस का, जो अभी PT ओरिएंटेड चलेंगी। आई होप कि क्लासेस आपको हेल्प करेंगी। स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। keep subscribe, keep like and share with your friends. Thank you so much for watching.